नमस्कार साथियों, मैं आज यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या आप मनोवैज्ञानिकों को जानते हैं? क्या उनके थ्योरीज को जानते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगातार डिमांड करते हैं कि सर, एजुकेशनिस्ट की मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हमें याद नहीं होते हैं। तो साथियों, आज ये टॉपिक है। आज आपको एक नई विधि से हम मनोवैज्ञानिकों के नाम को याद करवाएंगे। और ये जो नई विधि होगी, जैसे आप लोग फार्मूले के हिसाब से कुछ थ्योरी याद करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये जो है एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होगा जहाँ पे आप मनोवैज्ञानिकों के नाम को याद कर पाएंगे। और नाम को ही याद करने का यहाँ पे पर्पज़ नहीं है, बल्कि उनसे रिलेटेड जो उनके काम है, जो थ्योरीज हैं, जो उनकी परिभाषाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आप याद कर पाएंगे। और ये फार्मूला आपको भूलेगा नहीं, ये आपके मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका काम भी हो जाएगा। जैसा कि आप कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो है हमें याद नहीं होते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक बार आप करवा दीजिए। तो साथियों, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग मनोविज्ञान के फील्ड में काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो फार्मूला होगा, इसको हम एक एक करके सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों को जो है दिखाते जाएंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते जाएंगे। आइए, यहाँ पे साथियों ढेर सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें से हम एक एक मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे और इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत में क्या बातें कही है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है यहाँ पे, आपको गेस करना। सबसे पहले आप गेस करेंगे, आप बताएंगे ये कौन से मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद मैं आपको इसमें आंसर दूंगा और इनके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, ये जो है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काम किया था। जी हाँ, मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताता रहूँगा। जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काम किया था, और इनका नाम है स्टीवन पिंकर। स्टीवन पिंकर को आप जानते होंगे या आपने सुना होगा। आप अगर भाषा के फील्ड में काम कर रहे हैं और आप अगर भाषा विज्ञान पढ़ते हैं या लैंग्वेज पेडागॉजी पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। इंग्लिश पेडागॉजी में आते हैं या भाषा से संबंधित इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टीवन पिंकर ने बताया कि भाषा जो होती है वह इंस्टिंक्ट के द्वारा चलती है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है, भाषा जो होती है हमारी ये मूल प्रवृत्ति होती है, और जो भाषा होती है ये एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे हम अपने आप डेवलप करते हैं। ठीक इसी तरह से नॉम चॉम्स्की ने भी कुछ बात बताई थी। यहाँ पे नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया था? नॉम चॉम्स्की ने भी यही बात बताई थी कि भाषा जो है वो इनेट कैपेसिटी होती है जहाँ पे हम भाषा को डेवलप करते हैं। तो साथियों, अब ये चेहरा और इनका नाम और इससे रिलेटेड काम आई होप कि आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ये चेहरा किसका है? आई होप कि आप अनुमान लगा पा रहे होंगे। ये चेहरा जो है यहाँ पे एरिक एच एरिक्सन का है। आप लोगों ने एरिक एरिक्सन के बारे में सुना होगा, या एरिक एरिक्सन के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथियों, एरिक एरिक्सन जो है यह एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और एक तरह से साइको एनालिटिकल फील्ड के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। यह जो है साइको सोशल थ्योरी या मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत में जो है इन्होंने क्या ऐसी बात बताई? मनोसामाजिक जो सिद्धांत है इनका, इसमें जो है ये बताया जीवन के संघर्षों के बारे में। हमारे जो अंदर जीवन के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये जो द्वंद्व होता है, जो संघर्ष होता है, हमारे लाइफ में हमेशा रहता है। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया कि हमारा जीवन 8 अलग अलग चरणों से होकर के गुजरता है, जिसमें इन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास, या इन्होंने ऑटोनॉमी शेम, एक तरह से स्वायत्ता बनाम शर्म की बात बताई, पहल बनाम अपराध बोध की बात बताई, उद्योगहीनता की बात बताई, पहचान की बात बताई, या मेल जोल इंटीमेसी की बात बताई, और बहुत सारी जेनरेटिविटी बनाम स्टेग्नेशन, उत्पादकता बनाम जो है स्थिरता की बात बताई। इसके बाद जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है हमारे अंदर एक गहन निराशा आती है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की भावना आती है। एरिक एरिक्सन खुद जो है एक बहुत बड़े साइको एनालिटिकल फील्ड के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इसके बाद साथियों, अब आप गेस कर सकते हैं ये कौन से मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पे देखेंगे, इनका नाम अल्फ्रेड एडलर है। आप लोगों ने एडलर का नाम सुना होगा। जी हाँ, अल्फ्रेड एडलर ये वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि हमारे अंदर सुपीरियरिटी और
इन्फीरियरिटी, दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको हम उच्च भावना या हीन भावना के नाम से जानते हैं, इंसान के अंदर उच्च भावना और हीन भावना जो होती हैं वह हमारे व्यक्तित्व को बैलेंस करती है। यह भी एक न्यू फ्राइडियन या एक तरह से नव विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने बोला कि जो इंसान लाइफ में हीन भावना से ग्रसित होता है, जिसकी भावनाएं हीन होती हैं, वो हमेशा लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी। कछुआ सोचता था मेरी स्पीड कम है, मैं खरगोश से कभी नहीं जीत पाऊंगा। वो लगातार ये बात सोचता रहता था और लगातार मेहनत भी करता रहा। एक दिन जो है जीत कछुए की हुई। खरगोश जो है वो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता था, जो सोचता था कि मैं तो बहुत तेज हूँ। तो लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। जो इंसान बहुत ज़्यादा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है वो कई बार रेस्ट करने लगता है, लाइफ में धीमा पड़ जाता है। और जो इंसान ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है वो रेस्टलेस होकर के काम करता रहता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, और एक दिन वो बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए अगर हमारे अंदर उच्च भावना और हीन भावनाएं हैं तो उसको पॉजिटिव लीजिए, सकारात्मक तरीके से अपने जीवन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में स्थायी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे इनसे कौन नहीं परिचित है, इनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के बिना मनोविज्ञान की बात अधूरी है। सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रिया यूरोप में एक जगह है, वहाँ के एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर थे। और बाद में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जिसको हम साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो है यहाँ पे साइको एनालिसिस की थ्योरी में ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसकी हम अलग अलग समय में चर्चा करते रहेंगे, इनकी थ्योरीज को लाते रहेंगे। साइको एनालिसिस में इन्होंने मन की अवस्थाओं के बारे में बताया। मन के अंदर जो इन्होंने बताया कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन अवस्था होती है। उसमें जो अचेतन अवस्था होती है हमारे माइंड में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में। इन्होंने व्यक्तित्व की ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर ट्राईपार्टाइट सिद्धांत, मतलब 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, और बचपन से लेकर के हमारे जवानी तक या बड़े होने तक जो है ये किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जो इदम होता है, जिसको हम ईड कहते हैं, यह बचपन में बहुत ज़्यादा हावी होता है, जिससे बच्चे का जो है स्वभाव और व्यवहार बहुत ज़्यादा लालची टाइप का होता है। ईगो जो होता है, इसके कारण हम थोड़ा समझदार होते हैं और वास्तविकता की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारे अंदर जो सुपर ईगो होता है, जिसको हम परा अहम कहते हैं। परा अहम जो होता है यह हमें नैतिक बनाता है, जिससे हम समाज में नैतिकता वाला व्यवहार करते हैं। इसके अलावा भी व्यक्तित्व के इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने लिबिडो के बारे में बताया। ये जो लिबिडो होता है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है, खुशी के सिद्धांत पे चलता है, और यही खुशी हम ढूंढने के लिए जीवन में अलग अलग कार्यों को करते हैं, और इससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। अब अनुमान लगाइए ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पहचान पा रहे होंगे। ये मनोवैज्ञानिक जो हैं यह BF स्किनर महोदय हैं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। लर्निंग के फील्ड में व्यवहारवादी या रेडिकल बिहेवियरिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। BF स्किनर ने कबूतर के ऊपर और चूहों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात बताई कि जो यहाँ पे अगर हम किसी को प्रबलन, पुनर्बलन या दंड देते हैं, दंड या पुरस्कार जो होता है यह हमारे लाइफ के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। इसलिए इनके सिद्धांत को बिहेवियर मॉडिफिकेशन की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बोला जो रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, यह डिसाइड करती हैं कि हम कोई भी कार्य करेंगे और उससे हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, और क्रिया ही हमें पुरस्कार की तरफ ले जाती है। जैसे आदमी कोई नौकरी करता है, किस लिए करता है? सैलरी के लिए। कोई बच्चा क्यों खेलता है? एंजॉयमेंट के लिए। कोई स्टूडेंट क्यों पढ़ाई करता है? क्योंकि उससे उसको जॉब मिलेगी, तरक्की मिलेगी। तो हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यह डिसाइड करते हैं कि हम जो है कोई भी पर्टिकुलर उद्देश्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हम रिस्पॉन्सेज के थ्रू ही पुरस्कार को प्राप्त करते हैं, या ये रिस्पॉन्सेज जो हैं हमें रीइंफोर्समेंट या प्रबलन दिलवाते हैं। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें जो है प्रबलन नहीं मिलता है, पुरस्कार नहीं मिलता है। जैसा कि महाभारत में कृष्ण जी ने कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। वहाँ पे कृष्णा ने कर्म का उपदेश क्यों दिया कि अगर आप कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं फल तो उसका मिलना ही है,
ठीक वही बात बीएफ स्किनर ने भी बताई कि हम कार्य करते हैं तो आपको रीइंफोर्समेंट या प्रबलन मिलता है, और ये कार्य जो है हमारे बिहेवियर को, हमारे नए एक व्यवहार को संरचना देते हैं। यही बिहेवियर शेपिंग कहलाता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट और आधुनिक जगत में इनके बिना मानवता की कहानी अधूरी है। आधुनिक जगत में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक जो है यह कार्ल रोजर्स है। ये जो है मानवतावाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, और यह जो है ह्यूमनिज्म के एक तरह से संस्थापक के तौर पे भी कहे जाते हैं पर्सनालिटी में। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि ये लोग मानव के महत्व को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं। मानव का जो सेल्फ होता है, मानव का जो स्व होता है, ये कहते हैं उसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्ल रोजर्स ने बताया इंसान का दो प्रकार का सेल्फ होता है। एक सामाजिक सेल्फ होता है जो समाज के लिए होता है, एक खुद का स्वतः के लिए सेल्फ होता है। हम अपने आप को क्या सोचते हैं और हमारे बारे में समाज क्या सोचता है। अगर ये दोनों ठीक ठीक बैलेंस बन रहा है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमारे बारे में समाज क्या सोचता है और हमारे बारे में हम क्या सोचते हैं, या मेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो ये जो है कंट्राडिक्शन की बात आई। अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार समझते हैं और चोर मुझे, समाज जो है मुझे चोर समझ रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है और इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। समाज मुझे ईमानदार समझ रहा है और मैं अंदर से अपने आप को चोर समझ रहा हूँ। ये क्या होता है, हमारे सेल्फ में कंट्राडिक्शन होता है। कार्ल रोजर्स कहते हैं ये हमारे दुखों का कारण होता है। किसी भी इंसान को अगर ठीक करना हो तो उसके सेल्फ को रिस्पेक्ट दीजिए। किसी के सेल्फ को अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, सेल्फ की रक्षा करते हैं, वह इंसान अपने व्यक्तित्व को बहुत बेहतर बनाता है, अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाता है। आधुनिक एजुकेशन में या आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान बने हुए, वहाँ पे मानव के अधिकारों की बात कही जाती है। मानव का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हमारे सेल्फ की रक्षा के लिए, और ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ये कार्ल रोजर्स की थ्योरी से सारी चीज़ें रिलेटेड है, जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जो आपके लिए जीवन के लिए भी उपयोगी। बहुत ही फेमस अगला चेहरा, और आप शायद थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हो, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये जो है बहुत ही फेमस जॉन ब्रॉडस वाटसन साहब है। जेबी वाटसन जो अमेरिका के अंदर व्यवहारवादी संप्रदाय के जो है स्थापन या एक तरह से एक फाउंडर के तौर पे माने जाते हैं। व्यवहारवाद को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और व्यवहारवाद में जो है आप जानते हैं वातावरण में उद्दीपक और अनुक्रिया किस तरह से हमारे रिलेट होते हैं, और उद्दीपक और अनुक्रिया जो है किस तरह से हमारे सीखने के लिए गति देते हैं। अगर वो उद्दीपक और अनुक्रिया ना हो, वातावरण ना हो, तो हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, हमारा सीखना नहीं हो पाएगा। इन्होंने लिटिल अल्बर्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। लिटिल अल्बर्ट एक छोटा बच्चा था, और लिटिल अल्बर्ट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि हमारे अंदर जो संवेग होते हैं, जो हमारी इमोशंस होती हैं, वो जीवन के कुछ ही दिनों के बाद डेवलप होने लगती है, और ये जो संवेग होते हैं इनको वातावरण के अंदर जो है डेवलप किया जा सकता है, इनको वातावरण के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि एक 3 महीने के बच्चे के अंदर लगभग 3 प्रकार के संवेग डेवलप हो जाते हैं। दुख का संवेग, खुश होने का संवेग और गुस्से का संवेग जो है ये बचपन के 3-4 महीने में पैदा हो जाता है। आगे चलते हैं। बहुत ही फेमस और हाल फिलहाल में ही अभी सभी लोग ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, और 28 जुलाई 2021 को जो है इनकी डेथ हो गई। 1925 में जो है ये जन्मे, कनाडियन साइकोलॉजिस्ट। इनका पूरा नाम अल्बर्ट बैंडुरा है। जी हाँ, अल्बर्ट बैंडुरा एक ऐसा चेहरा, ऐसा नाम जो दुनिया में एडवर्टाइजिंग और मॉडलिंग की फील्ड में जाने जाते हैं। ये जो है बताते हैं कि बच्चे जो है नकल करके सीखते हैं। ये जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर बल देते हैं। बच्चे जो है ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के द्वारा लर्न करते हैं। इन्होंने मॉडल और मॉडलिंग की बात बताई। आज जो कुछ भी हम टीवी में, अखबार में, मीडिया में मॉडल्स को देखते हैं, उसके बाद हम उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसकी नकल करते हैं। ये अल्बर्ट बैंडुरा का सिद्धांत है। इन्होंने बताया बच्चे जो छोटे होते हैं घर में, वो बड़े बच्चों को, बड़े लोगों को देख करके नकल का व्यवहार करते हैं। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया, सेल्फ एफिकेसी का सिद्धांत। सेल्फ एफिकेसी जो होता है वह जो है स्व प्रभावोत्पादकता का सिद्धांत होता है। स्व प्रभावोत्पादकता का मतलब ये होता है कि हमारी जो इसी क्षमता होती है, हम जैसे होते हैं
वैसा ही नकल करते हैं। इन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग दुनिया में साधारण लोग होते हैं, इसीलिए वो साधारण ही नकल करते हैं और साधारण इंसान बनते हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का नकल करता है, एक इंसान दूसरे इंसान का नकल करके लगभग वैसा ही बनना चाहता है जैसे वो लोग। जैसे किसी के पास गाड़ी हो तो गाड़ी खरीद लेगा, किसी के पास घर हो तो वो घर खरीद लेगा, किसी के पास अच्छा कपड़ा हो तो कपड़ा खरीद लेगा, या इस तरह से छोटे मोटे नकल तक सीमित रहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, जो महान काम करते हैं। वो क्या कारण होता है? क्योंकि उनके अंदर की जो प्रभावोत्पादकता है, जो उनके अंदर की ताकत है, उसके अनुसार वो दुनिया में उसी हिसाब से लोगों को नकल करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला आदमी होता है वो साधारण लोगों की नकल नहीं करता है, वो असाधारण नकल करता है। उसके विचार असाधारण होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत तगड़ी ताकत होती है, बहुत गहरी ताकत होती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी बनता है, महान आदमी बनता है। ये है पावर ऑफ इमिटेशन, ये जो है नकल का सिद्धांत। आगे चलते हैं साथियों, बहुत ही फेमस आप जानते होंगे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, और इनका नाम है यहाँ पे अब्राहम एच मास्लो। मास्लो को कौन नहीं जानता है? मास्लो के अगर सिद्धांत को पूछूं तो आप लोग जानते होंगे। इनके सिद्धांत का नाम है नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की का मतलब होता है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, हम जो है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारी आवश्यकताएं जो है हमें एक दिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि की तरफ हमें ले जाती है। इंसान जो है पहले वो बहुत ही साधारण होता है और धीरे 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 वह जो है आत्म सिद्धि में पहुंचता है। पहले अपनी बायोलॉजिकल नीड पूरी करता है, फिर धीरे धीरे सोशल नीड पूरी करता है, सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी करता है, फिर धीरे धीरे जो है वह सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर वह सम्मान के फेज में आता है, उस सम्मान की ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर वह आत्म सिद्धि में पहुंच जाता है। मास्लो कहते हैं आत्मसिद्धि तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम ही लोग बचते हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग उसके पहले ही समाप्त हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग बायोलॉजिकल नीड और सोशल सिक्योरिटी की नीड तक ही अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बायोलॉजिकल ज़रूरतों से रोटी कपड़ा और मकान में ही जूझते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आत्मसिद्धि तक पहुँचते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया को सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद कुछ देना चाहते हैं। आत्मसिद्धि का मतलब होता है जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, या आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्धा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दुनिया में अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद दुनिया को सब कुछ दिया उन्होंने। तो ये आत्मसिद्धि के स्टेज में हर इंसान तो पहुंचना चाहता है, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते। एक रिक्शा चलाने वाला, एक किसान, एक भिखारी भी चाहता है कि वह अपने जीवन में एक दिन आगे पहुंचेगा, लेकिन वह जो है उसको रास्ते नहीं पता होते, उसको मीडियम नहीं पता होता है, इसलिए वो ज़्यादातर लोग वहाँ तक जा नहीं पाते। लेकिन कई बार उसी बीच में से एक सब सिंपल आदमी, एक साधारण आदमी भी आत्मसिद्धि की अवस्था तक पहुंच जाता है, अगर हम उस कार्य की उस दिशा में पहुंच रहे हैं। तो आत्मसिद्धि जो है कोई भी प्राप्त कर सकता है। जैसे देश में सैनिक जो हमारे देश के लिए बलिदान करते हैं, देश के लिए न्यौछावर करते हैं, वह आत्मसिद्धि की अवस्था में होते हैं, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा के लिए वह अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं, वो अपने आप को बलिदान कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमारी जो एक एक रगों में जो खून है, एक एक कोशिकाएं जो है, वह मेरी नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे देश के लिए। जो आत्मसिद्धि की अवस्था में व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि मेरे एक एक कोशिकाओं का, एक एक शरीर के सेल्स का उपयोग होना चाहिए इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए। ये होता है आत्मसिद्धि। मास्लो ने इसको नीड के साथ जोड़ करके अपने सिद्धांत में बताया। अगले मनोवैज्ञानिक बहुत ही फेमस, यहाँ पे अगर मैं नाम लूँ, 1879 के अंदर जर्मनी में लिपजिंग में जो है पहली बार जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट का दर्जा दिलाने का काम किया। इनका नाम है विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट जो है साथियों बहुत ही फेमस जो संरचनावादी एक मनोवैज्ञानिक है, और पहली बार मनोविज्ञान को मनोविज्ञान शब्द का दर्जा दिलाया इन्होंने। विल्हेम वुंट जो है, इन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया? इन्होंने जो है सेंसेस के ऊपर अध्ययन किया। जो हमारी सेंसेस होती हैं, संवेदनाएं जो होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, हम क्या महसूस करते हैं अपने वातावरण को, इसी के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया और संरचनावाद का सिद्धांत दिया। आगे आप देखेंगे विलियम जेम्स, बहुत ही फेमस चेहरा, और अमेरिका के अंदर जो है प्राकार्यवाद की स्थापना करने वाले, अमेरिका के अंदर साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। प्राकार्यवाद में इन्होंने बोला कि हमारी मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं
किस तरह से एडेप्टेशन करती हैं, अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित करती हैं। इन्होंने जेम्स और लांगे की थ्योरी दी इमोशन में, हमारे जो संवेग हैं किस तरह से बदलते हैं, पहले क्रिया होती है उसके बाद हमारे संवेगों के अंदर बदलाव होते हैं। विलियम जेम्स के बाद यहाँ पे जो है एक अगले फेमस चेहरा, यहाँ पे आईपी पावलोव। जी हाँ, आईपी पावलोव को कौन नहीं जानता। यह एक बायोलॉजिस्ट, एक रशियन बायोलॉजिस्ट जिनको 1904 में बायोलॉजी के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला। बाद में इन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरी, जिसको अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, अनुबंधन के क्षेत्र में इनका बहुत अतुलनीय योगदान है। इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कुत्ते के लार्स जो है सलाइवा है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ते को अगर कोई भी भोजन दिखाया जाता है तो उसके अंदर लार टपकता है। यहाँ कोई लर्निंग नहीं, लेकिन भोजन देने के पहले कुछ दिनों के पहले इन्होंने घंटी बजाना शुरू किया, उसके बाद भोजन देते थे, घंटी के बाद जो है फिर भोजन देते थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते खुश हो जाते थे और कुत्ते के मुंह से लार सलाइवा निकलता था। यह जो है कंडीशनिंग हुई। कंडीशनिंग भोजन के साथ नहीं हुई बल्कि घंटी के साथ हुई। घंटी की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ जिसका कोई लेना देना नहीं है कुत्ते से, लेकिन उस आवाज़ से उसकी कंडीशनिंग हुई, उसका सीखना हुआ। हमारे वातावरण में ऐसे तमाम क्रियाएं हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे जो है हमें कंडीशनिंग देती है। जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, घंटी बजते ही बच्चे घर भागते हैं, या हम अपने एटमॉस्फेयर में ऐसे संकेतों के माध्यम से जुड़ जाते हैं और उस संकेत को हम वास्तविक समझना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही महान सिद्धांत हमारे आदतों को बदलने के लिए, हमारे कंडीशनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। बहुत ही फेमस चेहरा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत बुद्धि का, जिन्होंने बुद्धि का पहला एक्सपेरिमेंट, पहली बार बुद्धि का परीक्षण किया, और इनका नाम जो है अल्फ्रेड बिने। जी हाँ, ये फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट है और 1905 में इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत दिया। इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है एक होती है, और इसके बाद इन्होंने बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किया। बुद्धि परीक्षण में इन्होंने ये देखा कि बुद्धि को जो है अलग अलग एज के हिसाब से जो है हम उनके मेंटल एज को निकालते हैं। अलग अलग एज में बच्चों की अलग अलग मेंटल एज होती है, मानसिक उम्र होती है, और अपने मानसिक उम्र के हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से बुद्धि की शुरुआत मानी जाती है। बहुत फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है हम लोग वाइगोस्की को पढ़ते हैं, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोस्की, जिन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फील्ड में काम किया, और इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कारक का सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने बताया कि बच्चे जो है समाज के अंदर लैंग्वेज को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं, और भाषा को सीखने के साथ ही बच्चे जो है उनकी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चों के अंदर जो है एक निजी बोल होता है, एक इनर बोल होता है। इन्होंने निजी बोल के बारे में बताया कि बच्चे का एक प्राइवेट स्पीच होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं 2-3 साल तक, तो वो अपना काम बोल बोल के करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे बोल बोल कर कोई काम करते हैं। बच्चे बोल बोल के कोई काम क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए बोल बोल के काम करते हैं, उससे उनके विचारों को दिशा मिलती है। इन्होंने बोला कि बोलना, भाषा जो होती है, यह हमारे विचार को, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को एक दिशा देती है, और हमारे अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे समाप्त साथियों, और यहाँ पे अगले सेशन में हम और भी साइकोलॉजिस्ट को लेकर के आएंगे, क्योंकि ये एक गेस वर्क था। पहले आपको इनको गेस करवाना था, फिर आपको इनके बारे में बताना था। वीडियो कैसी लगी साथियों ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। थैंक यू।